नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। अपनी चर्चा चल रही थी पोषक तत्वों के बारे में। तो पोषक तत्वों से रिलेटेड अपनी नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था। आगे अपन पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। द्वितीय पोषक तत्व मैंने आपको तीन बताए थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जिनमें से अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया था। अब अपन चर्चा करेंगे सल्फर के बारे में, ठीक है। सल्फर, ठीक है। सल्फर के बारे में अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करें तो सामान्य परिचय जो अपन विस्तार से इनके बारे में वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे इनके बारे में, ताकि आपकी चीजें बार बार रिवाइज होती जाए, ठीक है। सामान्य परिचय, सल्फर का सामान्य परिचय। सबसे पहले सामान्य परिचय में अपने आएगा प्राप्तीय रूप। सल्फर का प्राप्तीय रूप कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सल्फर किस रूप में पौधों को प्राप्त हो रहा था? SO4-2 -2 आ गया, मतलब ये कैसा हो जाएगा? ऋणायन पोषक तत्व है, ठीक है, ऋणायन पोषक तत्व। इसके साथ O4 जुड़ रहा है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा? जुड़ने के आधार पर संयुक्त पोषक तत्व। संयुक्त पोषक तत्व हो गया। अब अपन चर्चा करते हैं कि ये धातु के आधार पर कौन सा पोषक तत्व है। बार बार रिवाइज कर रही हूँ। अधात्विक पोषक तत्वों के बारे में ध्यान रखना आपको। NPS, Cl, MOB, ये सारे के सारे क्या है? अधात्विक तत्व है, अधात्विक पोषक तत्व है, ठीक है। तो इनमें NPSS मतलब सल्फर, तो सल्फर कैसा हो जाएगा? अधात्विक पोषक तत्व, ठीक है। ये हो गया प्राप्तीय रूप, मतलब आयन के आधार पर, जुड़ने के आधार पर, धातु के आधार पर। अब अपन चर्चा करते हैं चालकता के आधार पर। चालकता के आधार पर, चालकता में अपन ने चालकता दो तरह से पढ़ी थी, एक तो मृदा में चालकता, एक पौधों में चालकता। मृदा में चालकता और पौधों में चालकता की बात करें तो मृदा में चालकता के आधार पर सल्फर के पोषक तत्व है अधिक चालक तत्व, ध्यान रखना। मृदा में चालकता के आधार पर सल्फर के साथ अधिक चालक तत्व है, क्योंकि मैंने आपको चालकता के आधार पर अधिक चालक तत्वों में बताया था नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन और मैंगनीज। बोरोन, क्लोरीन और मैंगनीज ये सारे के सारे अधिक चालक है। इसके साथ मृदा में अचालक तत्वों के बारे में ध्यान रखना। मृदा में अचालक की बात करें तो कौन कौन से? फास्फोरस और जिंक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इनके बारे में। फास्फोरस और जिंक, मृदा में अचालकता की बात आए, फास्फोरस और जिंक। और मृदा में अधिक चालक तत्व है नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज। इनके अलावा कम चालक और अधिक चालक के अलावा जितने भी अचालक और अधिक चालक के अलावा जितने भी पोषक तत्व है सारे के सारे अपने कौन से हो जाएंगे? कम चालक तत्व, ठीक है। तो अधिक चालक तत्व कौन सा है? सल्फर। मृदा में चालकता की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ पौधों में चालकता की बात करें तो पौधों में चालकता के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिन पोषक तत्वों की कमी पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं वो पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे? कम चालक तत्व। पौधों में चालकता के आधार पर बात करें तो कम चालक तत्व कौन से होंगे? जिन पोषक तत्वों की कमी पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? कम चालक तत्व, ध्यान रखना इसके बारे में। और पौधे की नई पत्तियों पर कौन से पोषक तत्व की कमी दिखाई देती है? तो सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, फेरस और मैंगनीज। इनकी कमी के लक्षण अपने पौधे की नई पत्तियों पर देखने को मिलती है और ये सारे के सारे पौधे में कम चालक तत्व हो जाएंगे, ठीक है। चालकता के आधार पर बात हो गई, आयन, जुड़ने के आधार पर, धातु के आधार पर। अब अपने बच रहा है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर अपन ने पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया था, उसमें कार्य के आधार पर और पढ़ते हैं। कार्य के आधार पर सल्फर को कौन सा पोषक तत्व बोला था अपन ने? N, P और S। इन तीन पोषक तत्वों को अपन ने क्या बोला था? ऊर्जा नियामक।
ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक तत्व है ये। पौधे में कार्य के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से थे? एन, पी और एस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ध्यान रखना, कार्य के आधार पर वर्गीकरण में ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक पोषक तत्व है। ठीक है, तो ये अपने वर्गीकरण के आधार पर हो गया। अब बोलते हैं इसका सूचक पौधा। सल्फर का सूचक पौधा कौन सा है? सल्फर के सूचक पौधे के बारे में अपन ने पढ़ा था। जितनी भी तिलहनी फसलें हैं, उन तिलहनी फसलों में भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है जो राया दे रखा आपके, राया। सरसों में, सरसों कुल में पढ़ेंगे अपन राया के बारे में भी। राया एक तिलहनी फसल है। ठीक है, तो ये तिलहनी फसल कौन सी है? राया, जिसमें पोषक तत्व सल्फर की कमी के लक्षण सबसे पहले प्रदर्शित होते हैं। राया, ध्यान रखना। तो सूचक पौधा क्या हो जाएगा? राया। अब मृदा में स्रोत की बात करें। मृदा में स्रोत के बारे में मैंने आपको बोला था कि मृदा में स्रोत क्या होगा इसका? सल्फर का, एक तो नाइट्रोजन और एक सल्फर, इन दोनों ही पोषक तत्व की पूर्ति मृदा में पूर्ति हो रही है मृदा में। तो इसका स्रोत क्या है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। मृदा में स्रोत की बात हो गई, कार्बनिक पदार्थ। इसके साथ ही साथ सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन की पूर्ति भी किससे होती है? कार्बनिक पदार्थों से। सूचक पौधे की बात आई, राया। इसके अलावा कार्य के आधार पर ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक पोषक तत्व हैं। चालकता के आधार पर मृदा में चालक अधिक चालक है, पौधों में कम चालक है। प्राप्य रूप की बात करें, SO4-2 मतलब ऋणायन के रूप में। संयुक्त है, संयुक्त प्रकार का पोषक तत्व है। इसके साथ ही साथ अधात्विक तत्व है। ठीक है, ये अपने हो गया सल्फर का सामान्य परिचय। चीजों को पढ़ते जाइए, ये अपने पहले पढ़ा हुआ है, बस एक साथ लिख लिया ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना हो और बार बार चीजें रिवाइज होती जाए। अब अपन चर्चा करते हैं सरसों के कार्यों की, सल्फर के कार्यों की। सल्फर के कार्य, तो कार्य की अपन चर्चा करें तो सल्फर में मैंने अभी भी बताया था सूचक पौधा। सल्फर का सूचक पौधा सभी तिलहनी फसलें होगी, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राया है। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि सल्फर का जो सबसे मुख्य कार्य क्या है, वो ये है कि तिलहनी फसलों में तेल के निर्माण में अति आवश्यक तत्व है। ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कार्य है वो यही है, तिलहनी फसलों में तेल के निर्माण में अति आवश्यक पोषक तत्व। ध्यान रखना, इसीलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो तिलहनी फसलों में तेल के निर्माण में अति आवश्यक तत्व सल्फर हो जाएगा। इसका दूसरा कार्य क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम व बायोटीन। एसिटाइल कोएंजाइम व बायोटीन के निर्माण में सहायक है। एसिटाइल कोएंजाइम व बायोटीन के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? सल्फर है। ठीक है, अब अपन तीसरा कार्य इसका पढ़ते हैं, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। ध्यान रखना, अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक तत्व बोले या प्रोटीन के निर्माण में सहायक तत्व बोले तो वो आपके सीधा सीधा नाइट्रोजन होगा। लेकिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की बात आई, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की बात आए, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? सिस्टीन और मीथियोनिन।
सिस्टीन, सिस्टाइन और मीथियोनिन, ये 3 ऐसे अमीनो अम्ल है जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ठीक है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है सिस्टीन, सिस्टाइन और मीथियोनिन। इनके निर्माण में सहायक तत्व कौन सा होगा? आपके सल्फर। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा? आपके सल्फर। इसके बाद जैसे केवल आपके आ जाए अमीनो अम्ल, केवल अमीनो अम्ल या प्रोटीन दे रखा हो, प्रोटीन, केवल अमीनो अम्ल या प्रोटीन निर्माण में सहायक तत्व पूछे तो वो कौन सा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन केवल अमीनो अम्ल या प्रोटीन दिया हुआ हो तो आपके नाइट्रोजन पोषक तत्व लिखना है। इसके साथ सल्फर युक्त अमीनो अम्ल आए तो उसके निर्माण में सल्फर तत्व सहायक है। ठीक है, इसके बाद अगला इसका कार्य होगा वो ये है प्याज, लहसुन और मिर्च में तीखेपन का कारण। सल्फर का क्या कार्य है? प्याज, लहसुन व मिर्च में तीखापन का कारण। मिर्च में तीखापन का कारण कौन सा तत्व है? अपनी सल्फर। प्याज, लहसुन और मिर्च में तीखापन का कारण क्या होगा? सल्फर। एक कार्य और चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्रूसीफेरी में गंध का कारण। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी बोल दो, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में गंध का कारण। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में गंध का कारण। अच्छा, अपन ने इतना डिस्कस कर लिया प्याज, लहसुन, मिर्च में तीखापन का कारण। तीखापन का कारण में जो एग्जैक्टली आपके यौगिक होगा उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। बस इसमें इतना ध्यान रखो कि सल्फर के कार्यों में शामिल है क्या? प्याज, लहसुन और मिर्च में तीखापन का कारण। इसके साथ ही साथ क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी में गंध का कारण। क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी में गंध का कारण का भी एक यौगिक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप कार्यों में इतना ध्यान रखो, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी में गंध का कारण कौन सा तत्व है? सल्फर। ये अपने कार्य हो गए। कार्यों के बारे में एक बार फिर से देखो, तिलहनी फसलों में तेल के निर्माण में आवश्यक तत्व है। सल्फर का क्या कार्य है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, तिलहनी फसलों में तेल के निर्माण में सहायक। एसिटाइल कोएंजाइम और बायोटीन के निर्माण में सहायक। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन के निर्माण में सहायक। अगला तत्व है अमीनो अम्ल और प्रोटीन निर्माण में सहायक नाइट्रोजन। प्याज, लहसुन और मिर्च में तीखापन का कारण सल्फर। क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी में गंध का कारण सल्फर। अच्छा, आपने अभी अभी टॉपिक अपन ने पढ़ा है कि प्याज, लहसुन, तीखापन। चलो तीखापन की बात करें अपन। तीखापन की बात करें तीखापन, तो तीखापन में प्याज में तीखापन का कारण अभी अभी अपन ने सल्फर के कार्य के बारे में पढ़ा है कि प्याज, लहसुन और मिर्च में तीखापन का कारण क्या है? सल्फर। तो अपन चर्चा करते हैं कि तीखापन में एग्जैक्टली जो यौगिक अपन पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में कि प्याज में तीखापन का कारण कौन सा यौगिक है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है। प्याज, लहसुन की अपन बात करें, लहसुन में तीखापन का कारण क्या है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। इसी के साथ मिर्च की भी अपन ने चर्चा करी थी कि मिर्च में भी तीखापन का कारण है, तो उसका कारण क्या है? उसके लिए भी यौगिक है, वो कौन सा है? कैप्सेसीन। कैप्सेसीन ध्यान रखना, एक मिर्च में और होता है कैप्सेसीन जो मिर्च में लाल रंग का कारण है, लेकिन कैप्सेसीन की अगर बात आ जाए तो कैप्सेसीन किसमें है? तीखापन का कारण है। मिर्च में कैप्सेसीन तीखापन का कारण है। इसके अलावा
ये तीन तो अपने कार्य में दे रखे हैं। एक और बच रहा अपने मूली में, वो भी लिख लो। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, तीखेपन की बात आ गई तो ये और लिख लेते हैं एक बार, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट। अपने ये तीन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सल्फर के कार्यों में अपन बोला था प्याज, लहसुन और मिर्च में गंध का कारण, सॉरी तीखापन का कारण। ठीक है, तो तीखेपन के कारण में देखो ये यौगिक बन रहा है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड और कैप्सेसिन। तो इनमें दो में देखो लास्ट में सल्फाइड बन रहा है कि नहीं। सल्फाइड मतलब कहीं ना कहीं इसमें सल्फर मौजूद है, इसीलिए इन यौगिकों के निर्माण में सल्फर तत्व आवश्यक है और यही यौगिक इनमें प्याज, लहसुन में तीखापन का कारण बनता है और कैप्सेसिन निर्माण के लिए भी सल्फर तत्व आवश्यक है। इसके बाद अपन ने क्रूसीफेरी में एक कार्य और पढ़ा था इसका, क्रूसीफेरी में गंध का कारण। अच्छा, क्रूसीफेरी में गंध का कारण की बात करें, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसिकुल बोल दो, एक ही बात है। तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में गंध का कारण की बात करें तो गंध का कारण ऐसे कार्यों में आ जाए तो अपन को सीधा सीधा सल्फर बताना है, लेकिन क्रूसीफेरी में गंध के कारण में एक यौगिक सहायक है, उस यौगिक का क्या नाम है, सिनीग्रीन यौगिक। सिनीग्रीन यौगिक है जो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में गंध का काम करता है। इस सिनीग्रीन के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है, सल्फर। आई बात समझ में कि भाई सल्फाइड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सल्फाइड आ रहा है, इसीलिए ये सल्फर का ही कार्य होगा। ठीक है, तीखेपन की बात हो गई, गंध का कारण हो गया, इसके साथ अपन ने कार्यों की चर्चा कर ली थी। वापस पॉइंट पे आते हैं अपन, जिसमें अगला क्या होगा, कमी के लक्षण। सल्फर की कमी के लक्षण कार्य हो गए, नॉर्मल इंट्रो हो गया। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षणों की बात करें तो सल्फर की कमी के लक्षण अपन बार बार डिस्कस कर रहे हैं। सल्फर की कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर, पौधे की नई पत्तियों में क्या विकार उत्पन्न होगा, नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है। पौधे की नई पत्तियों में क्लोरोसिस का कारण क्या है, सल्फर। इसके साथ ही साथ सल्फर, कॉपर और क्लोरीन, सल्फर, कॉपर और क्लोरीन, पौधे की नई पत्तियों में क्लोरोसिस का कारण है सल्फर, कॉपर और क्लोरीन। ध्यान रखना, क्लोरोसिस बोले तो हरिमाइनता, हरिमाइनता मतलब पौधे का पीला पड़ना या फिर पत्तियों का पीला पड़ना। पौधे की नई पत्तियों का पीला पड़ना कौन से पोषक तत्व की कमी से हो रहा है, सल्फर, कॉपर और क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर आ गया, पौधे की नई पत्तियों में क्लोरोसिस। इसके साथ ही साथ अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि मूंगफली में, सॉरी सरसों की पत्तियां, सरसों की पत्तियां, पत्तियों का प्यालेनुमा या कपनुमा संरचना में बदलना। मैंने अभी बार बार बता रही हूं कि सल्फर की कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर प्रकट हो रहे हैं। साथ ही साथ सल्फर तिलहनी फसलों के लिए एक अति आवश्यक पोषक तत्व है। तो सल्फर की, इसमें तिलहनी फसलों में क्या विकार उत्पन्न होगा, सरसों की पत्तियों का प्यालेनुमा या कपनुमा संरचना में बदलना। कौन से पोषक तत्व की कमी से हो रहा है, सल्फर की कमी से। ठीक है, और एक अपन ने
हमने जब नाइट्रोजन पढ़ा था, नाइट्रोजन में अपन ने एक ही बात बोली थी कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण में, नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों में अपन ने स्टारवेशन रोग पढ़ा था, इसके साथ ही साथ बटनिंग रोग पढ़ा था फूल गोभी में। वहां पे एक चीज की चर्चा की थी कि खाद्यान्न की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना, खाद्यान्न की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी से हो रहा था। ठीक है, तो उसी में एक चीज और लिखी थी कि मूंगफली की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना, पत्तियों का वी आकार में मुड़ना, मूंगफली की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है? सल्फर पोषक तत्व की कमी को। ठीक है, ये तो कमी के लक्षण हो गए जो नॉर्मली अपन को देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, पौधे की नई पत्तियों में क्लोरोसिस, सरसों की पत्तियां प्यालीनुमा या कपनुमा संरचना में, और मूंगफली की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना कौन सा पोषक तत्व की कमी है? सल्फर पोषक तत्व की। अब अपन बात करें कमी से होने वाले रोग, सल्फर की कमी के लक्षण आ गए। कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो कमी से होने वाले रोगों की चर्चा करें अपन। कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? सल्फर की कमी से। ध्यान रखना, चाय में पीलापन, चाय में पीलापन, चाय में पीलापन कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है? कमी से होने वाले रोग, चाय में पीलापन कौन से पोषक तत्व की कमी? सल्फर पोषक तत्व की कमी के कारण चाय में पीलापन हो जाता है। ध्यान रखना, इसके अलावा एडिशनल चीज लिखो एक, रिज्के में पीलापन, चाय में पीलापन का कारण की बात आए तो सल्फर की कमी होगी, और रिज्का में पीलापन, रिज्का में पीलापन कौन से पोषक तत्व की कमी से होगी? बोरोन की कमी से। जो बोरोन के आगे कमी से होने वाले रोगों में अपन पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे पीलेपन की बात आई है तो रिज्का में पीलापन पूछे तो बोरोन की कमी से, और चाय में पीलापन पूछे तो सल्फर की कमी से। ठीक है, कमी से होने वाले रोग, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, सल्फर की कमी के लक्षण, पौधे की नई पत्तियों में क्लोरोसिस, सरसों की पत्तियों का प्यालेनुमा या कपनुमा संरचना में बदलना, मूंगफली की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना। कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो कमी से होने वाले रोग कौन से? चाय में पीलापन, और रिज्के में पीलापन का कारण क्या है? बोरोन की कमी। ठीक है, अब एक टॉपिक और रह गया, इसमें अधिकता से, कमी से होने वाले रोगों की चर्चा कर ली, अब अधिकता से होने वाले रोग। सल्फर की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? वो है धान में अकोची रोग, धान में अकोची रोग। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। धान में अकोची रोग किसकी अधिकता से हो रहा है? सल्फर की अधिकता से। इस अकोची रोग में होता क्या है? लक्षण क्या है इसका? ध्यान रखना, बहुत जरूरी रोग है ये धान में अकोची रोग। इसका लक्षण क्या होगा? जहां पे सल्फर की कमी हो रही है या फिर अकोची रोग हो रहा है, वहां पे मछली या सड़े अंडे के समान गंध आती है। खेत में अगर मछली या सड़े अंडे के समान, सड़ी मछली या सड़े अंडे के समान गंध का आना कौन से रोग को दर्शा रहा है? धान के खेत में अकोची रोग को। सड़ी मछली या सड़े अंडे के समान गंध आना और धान में अकोची रोग का ये मुख्य लक्षण है। ध्यान रखना, और इसमें होता क्या है इस रोग में? जैसे SO4-2 है तो SO4 अधिकता से, सल्फर की अधिकता से हो रहा है, मतलब SO4-2 के रूप में ये जड़ों को अवेलेबल हो रहा है। कौन सा तत्व? सल्फर। तो SO4-2 की मात्रा जब अधिक होगी जड़ों में तो SO4 का क्या होगा? अपचयन होगा। SO4-2 का अपचयन होगा, और अपचयन होने से कौन सा यौगिक बनेगा? H2S,
मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक बनेगा और यही हाइड्रोजन सल्फाइड सड़ी मछली या सड़े अंडे के समान गंध का कारण बनता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो किससे, सल्फेट के अपचयन से प्राप्त हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं यहाँ पे, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसी यौगिक के कारण सड़े अंडे के समान गंध आती है। ध्यान रखना। और वो कौन सा हो रहा है, धान में अकोची रोग। ठीक है, ये अपने हो गया कंप्लीट सल्फर तत्व है। ठीक है, अधिकता से होने वाले रोगों में धान में अकोची रोग है। इसका मुख्य लक्षण क्या है, सड़ी मछली या सड़े अंडे के समान गंध का आना। और अपचयन क्या होगा, SO4-2 का अपचयन होगा, जिससे यौगिक कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फर इसी के साथ अपने कंप्लीट होता है। अपन पढ़ चुके प्राथमिक पोषक तत्व कंप्लीट हो गए। द्वितीय पोषक तत्व अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व की परिभाषा अपन ने कैसे पढ़ी थी। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, जिनकी 1 ppm से अधिक से कम मात्रा में आवश्यकता। 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता। कौन से होंगे सूक्ष्म पोषक तत्व, 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होगी। वो सारे के सारे पोषक तत्व कैसे होंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, अब इस सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, अपने 6 हो गए मुख्य पोषक तत्व, 3 हो गए अपने, 6 अपने हो गए मुख्य पोषक तत्व, और 3 कौन से, CHO। इनकी कमी के अपन लक्षण कुछ भी पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये पौधे वायुमंडल से सीधे पौधे को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 9। अब बच रहे कितने अपने पास, 8 सूक्ष्म पोषक तत्व बच रहे हैं। ठीक है, तो 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में अपन कार्य विस्तार से, इनका सामान्य परिचय, साथ ही साथ कमी से अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे दे रखा है इसमें 8वां, अच्छा एक चीज और लिखते हैं, 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व, 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व या 17वां पोषक तत्व, 17वां पोषक तत्व, 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व, 17वां पोषक तत्व या हाल फिलहाल खोजा गया तत्व। हाल फिलहाल खोजा गया तत्व, खोजा गया पोषक तत्व की बात करें तो कौन सा होगा, निकिल। किसने की थी इसकी खोज, ब्राउन ने। ब्राउन या ब्राउन भी आ सकता है आपके। ठीक है, निकिल की खोज ब्राउन या ब्राउन। 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व, 17वां पोषक तत्व या हाल फिलहाल खोजा गया पोषक तत्व की बात आई। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब 8 तो पहले थे ही, इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व की टोटल संख्या कितनी है, 8। तो 8वां मतलब लास्ट अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं या 8वां पोषक तत्व है। 17वां हाल फिलहाल खोजा गया तत्व या अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सारे के सारे का एक ही आंसर होगा, वो होगा निकिल। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व की बात हो गई, 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता, 8 इनकी संख्या है और 8वां सूक्ष्म पोषक तत्व है। 17वां पोषक तत्व है निकिल, हाल फिलहाल खोजा गया तत्व निकिल। खोजकर्ता कौन है, ब्राउन या ब्राउन। मुख्य पोषक तत्व अपने हो गए। सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पर पहला अपने तत्व आएगा बोरोन। सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। बोरोन, तो बोरोन का अपन सामान्य परिचय देखते हैं, जैसे अपन पहले देखते आए इनके बारे में। प्राथमिक जैसे अपने सूक्ष्म पोषक तत्व सारे के सारे मुख्य पोषक तत्व हो गए, वैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोरोन का सबसे पहले अपन प्राप्य रूप की बात करें। प्राप्य रूप
तो प्राप्य रूप, बोरोन का प्राप्य रूप मैंने नोट लगा के, अपवाद लगा के एक ही चीज बताई थी। बोरोन का प्राप्य रूप H3BO3, यही चीज मैं बार बार बता रही थी। यौगिक के रूप में प्राप्त होने वाला एकमात्र पोषक तत्व है। यौगिक के रूप में प्राप्त एकमात्र पोषक तत्व है, ध्यान रखना। यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है ये, और सारे के सारे बाकी जितने भी पोषक तत्व है सारे के सारे आयन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। बोरोन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो यौगिक के रूप में पौधों को अवेलेबल हो रहा है, और उसका रूप क्या है? H3BO3। H3BO3 बोले तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? बोरोन हाइड्रोजन बोरेट। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो हाइड्रोजन बोरेट प्रकार का एक यौगिक होगा, प्रकार का नहीं, इसका जो H3BO3 बोले इसका ही रासायनिक नाम होगा हाइड्रोजन बोरेट। तो ये एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो यौगिक के रूप में पौधों को अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो इनके बारे में आयन तो अपन लगा नहीं सकते, क्योंकि आयन के बारे में तो अपन ने चर्चा करी थी कि ये आयन, बाकी के सारे पोषक तत्व आयन के रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन ये वाला पोषक तत्व है वो यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो आयन की अपन चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि आयन के रूप में प्राप्त नहीं होकर ये तत्व यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है, और उस यौगिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन बोरेट, और H3BO3 इसका सूत्र होगा, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं कि जुड़ने के आधार पर कैसा पोषक तत्व हो जाएगा ये? संयुक्त। अच्छा, संयुक्त पोषक तत्व हो गया धातु के आधार पर। धातु के आधार पर कैसा पोषक तत्व है? तो अपन अधात्विक में पढ़ रहे थे NaClMoD, ये 6 तत्व होंगे वो अधात्विक है। इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व बच रहे हैं सारे के सारे धात्विक है, ठीक है। तो ये धातु के आधार पर अधात्विक हो गया, जुड़ने के आधार पर संयुक्त हो गया, और कार्य के आधार पर चर्चा करें। कार्य के आधार पर मैंने एक चीज बताई थी कि उसमें तो एक्सचेंज हो रहा था अपने, जो यम पोषक तत्व है वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? वाहक या नियंत्रक तत्व, ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ रहे थे कि जो NPS है वो ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक तत्व है, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका एक ही कार्य होगा, और वो क्या होगा? एंजाइमिक उत्प्रेरण में सहायक है। एंजाइमिक उत्प्रेरण में सहायक है। एंजाइमिक उत्प्रेरण में सहायक है मतलब ये क्या कर रहा है? एंजाइमों और उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक हैं उनके निर्माण या फिर उनको एक्टिव करने में सहायक तत्व होंगे। जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे उनका सेम यही कार्य रहेगा, आपके एंजाइमिक या उत्प्रेरण में सहायक, ठीक है। इसके अलावा बोरोन का मृदा में स्रोत, बोरोन का मृदा में स्रोत की बात करें तो मृदा में स्रोत कौन सा होगा इसका? टूरमेलिन। टूरमेलिन 3 से 4% बोरोन होता है, ठीक है। अब अपन इसको मृदा में स्रोत को कैसे याद रखेंगे? बोरोन मतलब अपन घर बैठे बैठे क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको, घर बैठे बैठे क्या हो रहे हैं? अपन बोर हो रहे हैं, तो किसका प्लान कर रहे हैं? टूर का प्लान कर रहे हैं कि टूर पर चलते हैं कहीं। घर बैठे बैठे बारिश के मौसम में अपन बोर हो रहे हैं तो क्या करेंगे? टूर पर चलते हैं। बस कितने दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। तो 3 से 4% क्या हो जाएगा? बोरोन, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है इसको। टूरमेलिन, घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो कहाँ चलते हैं? टूर पे, ट्रिप पे चलते हैं। चलो 3 से 4%, 3 से 4 दिन के लिए चलते हैं तो 3 से 4% बोरोन हो जाएगा इसमें। अब मृदा में स्रोत की बात हो गई, सूचक पौधे की बात करें। सूचक पौधा, तो सूचक पौधा कौन सा होगा? सूरजमुखी। सूरजमुखी बोरोन का सूचक पौधा है, ध्यान रखना, ठीक है।
ये हो गया अपने। इसमें एक वर्गीकरण और छूट रहा है, वो है चालकता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये तो सामान्य प्राप्य रूप, सामान्य परिचय, बोरोन का सामान्य परिचय में प्राप्य रूप H3BO3 यौगिक के रूप में प्राप्त एकमात्र पोषक तत्व है जो हाइड्रोजन बोरेट भी बोलते हैं इस यौगिक को, और संयुक्त और अधात्विक तत्व है। कार्य के आधार पर एंजाइमिक उत्प्रेरण में सहायक है। मृदा में स्रोत की बात करें तो टूरमेलिन, बोर हो रहे हैं घर बैठे बैठे तो किसका प्लान करते हैं, टूर का। 3 से 4 दिन के लिए 3 से 4% बोरोन। ठीक है, सूचक पौधा सूरजमुखी। अब बात करते हैं अपने चालकता के आधार पर एक वर्गीकरण छूट रहा है। तो चालकता के आधार पर मृदा में और पौधों में, बार बार बता रही हूं, मृदा में चालकता, अधिक चालक तत्व कौन कौन से, नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन और मैंगनीज। ये सारे के सारे कौन से हैं, मृदा में अधिक चालक, अधिक चालक। ठीक है, तो पौधों में चालकता के आधार पर बात करें तो बोरोन पोषक तत्व की कमी कहाँ दिख रही है, बोरोन पोषक तत्व की कमी, कैल्शियम और बोरोन कहाँ दिख रही है, शीर्ष भाग पर, शीर्ष कलिका पे कैल्शियम और बोरोन की कमी दिखाई दे रही है। तो ये कौन से तत्व हो जाएंगे, पौधों में अचालक तत्व है। मैंने बताया था जिनकी कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई दे रहे हैं वो कौन से तत्व होंगे, अचालक। पौधे में चालकता की बात आए तो अचालक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चालकता के आधार पर वर्गीकरण हो गया। मृदा में बोरोन के साथ तत्व अधिक चालक और पौधों में अचालक, कैल्शियम और बोरोन पौधों में अचालक तत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कार्य के आधार पर, कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं, बोरोन के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपन ने जब पोटेशियम पढ़ा था तब पोटेशियम में एक कार्य आया था, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च निर्माण में सहायक। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है, अपने पोटेशियम। इसके साथ ही साथ वहां पे ब्रैकेट में अपन ने लिखा था कि बोरोन, बोरोन का भी सेम कार्य है क्या, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च निर्माण में सहायक। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च निर्माण में सहायक, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च निर्माण में सहायक, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पहले। कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च निर्माण में सहायक, जब पोटेशियम के कार्य के बारे में चर्चा करी थी वहां पे ब्रैकेट में लिखा था कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है, बोरोन। इसके अलावा इसका दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, परागकण वह पराग नली के निर्माण में सहायक। पराग कण व पराग नली के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा हो जाएगा, बोरोन। तो पराग कण और पराग नली का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये किसके निर्माण में, किस क्रिया में सहायक है, निषेचन की क्रिया में। पौधे में निषेचन में सहायक, मतलब पराग कण और पराग नली को के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे तो मतलब निषेचन में सहायक है ये। इसके अलावा बोरोन का एक कार्य हो रहा है पुष्प, फल, बीज निर्माण में। पुष्प, फूल, फल और बीज के निर्माण में सहायक तत्व है। इसके साथ ही साथ बोरोन का एक और काम है, वो क्या है, बोरोन सब्जियों में स्वाद को बढ़ाता है। सब्जियों में स्वाद को बढ़ाना, अपन क्या करेंगे, पौधे में अगर बोरोन की कमी के लक्षण हो रहे हैं या फिर बोरोन फिर भी अपन सब्जियों में दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, सब्जियों का स्वाद बढ़ेगा,
साथ ही साथ पुष्प, फल, बीज निर्माण में प्रोत्साहन मिलेगा। परागकण पराग नली के निर्माण में सहायक होगा, जिससे क्या होगी, निषेचन की क्रिया होगी। और कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च निर्माण में सहायक तत्व है। ठीक है, चर्चा चल रही है अपने बोरोन के बारे में, कार्य अपने हो चुके हैं इसके। अब बात करते हैं कमी के लक्षण। बोरोन की कमी के लक्षण। अच्छा, अभी अभी अपन पढ़ रहे थे कि कमी के लक्षण कहाँ प्रकट हो रहे हैं, पौधे की शीर्ष कलिका पे। ठीक है, तो कमी के लक्षण क्या हो रहे हैं, कमी के लक्षणों में क्या हो जाएगा, शीर्ष कलिका के निर्माण में सहायक, शीर्ष कलिका के निर्माण में सहायक तत्व है। शीर्ष कलिका के निर्माण में सहायक तत्वों की बात करें तो वो कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पे कमी के लक्षण पढ़ रहे हैं अपन, तो कार्य में यही चीज ऐड कर लेंगे अपन, शीर्ष कलिका के निर्माण में सहायक कौन सा, कैल्शियम और बोरोन तत्व। ठीक है, अब कमी के लक्षणों की बात चल रही है तो शीर्ष कलिका का दीपनुमा संरचना में बदलना। जब कैल्शियम पढ़ा था तब भी ये चीज लिख चुके हैं अपन कि शीर्ष कलिका का दीपनुमा संरचना में बदलना। जब अपन ने कैल्शियम पढ़ा था तब अपन ने बोला था कि शीर्ष कलिका का हुकनुमा संरचना में बदलना कैल्शियम की कमी का लक्षण है। शीर्ष कलिका का दीपनुमा संरचना में बदलना बोरोन की कमी का लक्षण है। और फूल गोभी में अगर मोलिब्डेनम की कमी हो रही है तो उससे कौन सा रोग होगा, दीहिप पटेल रोग होगा। ठीक है, तो शीर्ष कलिका का दीपनुमा संरचना में बदलना बोरोन की कमी का लक्षण है। इसके अलावा कमी के लक्षण के में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब कमी से होने वाले रोग, बोरोन की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो सबसे पहले गेहूं में बांझपन, गेहूं में बांझपन ध्यान रखना। गेहूं में अगर बांझपन हो रहा है, गेहूं में स्टेरिलिटी हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है, बोरोन की कमी के कारण। गेहूं में अगर बांझपन हो रहा है, गेहूं में दाना नहीं बन रहा तो उसका कारण क्या है, बोरोन की कमी होना। ठीक है, दूसरा अपन बात करें सूरजमुखी में, अपन सूरजमुखी कहाँ पढ़े थे, इनका जो सूचक पौधा है, बोरोन का जो सूचक पौधा है उसको क्या बोल रहे हैं, सूरजमुखी बोल रहे थे अपन। और सूरजमुखी में चेपीनेस रोग, सूरजमुखी में चेपीनेस रोग वो किसकी कमी से हो रहा है, बोरोन की कमी से। तीसरा अपन पढ़ते हैं फलों का फटना, फलों का फटना, ये बहुत समस्या देखी है। फलों का फटना सामान्य तो कौन से फ्रूट में होता है फलों का फटना, अनार और बील में। अनार और बील का सबसे जो विकार, बील का एकमात्र विकार है फलों का फटना। और अनार का भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट विकार है फलों का फटना। तो वो किसकी कमी से हो रहा है, बोरोन की कमी से। चौथा अपन चर्चा करें फलों का कठोरपन, फलों का कठोरपन वो भी बोरोन की कमी से है। पांचवें चर्चा करें तंबाकू में टॉक्सिकनेस रोग, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। जब तंबाकू में सैंड ड्रोन रोग पढ़ा था तब मैंने बताया था कि तंबाकू में जो सैंड्रोन रोग हो रहा है वो तो मैग्नीशियम की कमी से हो रहा है, लेकिन तंबाकू में टॉक्सिकनेस रोग हो रहा है वो किसकी कमी से है, बोरोन की कमी से। ठीक है, छठा अपन चर्चा करते हैं आंवले में नेक्रोसिस, आंवले में नेक्रोसिस ये भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट विकार है। आंवले में नेक्रोसिस या उत्तक क्षय, नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं, उत्तक क्षय। तो ये रोग किसकी कमी से हो रहा है, बोरोन की कमी से। तो आंवले में नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस क्या हो रहा है इसमें, इसकी जो संवेदनशील किस्म है
वैसे अपन हॉर्टिकल्चर में पढ़ लेंगे इन चीजों को, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए, संवेदनशील किस्म है वो कौन सी है? फ्रांसिस या हाथीजूल। संवेदनशील किस्म जो सबसे ज्यादा इस रोग से प्रभावित है वो कौन सी है? फ्रांसिस या हाथीजूल। और प्रतिरोधी किस्म की बात करें, प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो वो कौन सी होगी? चकेया। चकेया Na6 और Na7, ये क्या है? प्रतिरोधी किस्में है। आंवले में नेक्रोसिस उत्तक क्षय, ये किसकी कमी से हो रहा है? बोरोन की कमी से। सातवां, आम में ब्लैक टिप, आम में ब्लैक टिप है। अपन ब्लैक टिप रोग के बारे में पढ़ते हैं तब अपन चर्चा करते हैं कि अगर आम के बागान अपन ईट भट्टों या कारखानों के पास लगाते हैं तो उसमें होता है क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, N2O और बोरोन की कमी के कारण ब्लैक टिप रोग होगा। और इसके उपचार के लिए अपन क्या देंगे? 0.6% बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। 0.6% बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आम में ब्लैक टिप किसकी कमी से हो रहा है? बोरोन की कमी से। तो 0.6% बोरेक्स का छिड़काव करेंगे तो बोरोन की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। आठवां अपने एक अपन अभी पढ़े थे, रिज्का में पीलापन, चाय में पीलापन जो सल्फर की कमी से, और रिज्का में पीलापन बोरोन की कमी से। ठीक है, इतने रोग हो गए। और है इनकी कमी से होने वाले रोग, ध्यान रखना। गेहूं में बांझपन बोरोन की कमी से, सूरजमुखी में चेपिनेस रोग बोरोन की कमी से, फलों का कटना, अनार और बील का विकार है वो किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। फलों का कठोरपन, तंबाकू में टॉक्सिकनेस और तंबाकू में सेंड्रोन की बात आ जाए तो मैग्नीशियम। आंवले में नेक्रोसिस उत्तक क्षय, ये भी बोरोन की कमी से। संवेदनशील किस्में कौन सी है? फ्रांसिस और हाथीजूल। प्रतिरोधी किस्में चकेया और Na6 और Na7। आम में ब्लैक टिप, उपचार क्या है? 0.6% बोरेक्स का छिड़काव। रिज्का में पीलापन, बोरोन की कमी। अब अपन चर्चा करते हैं और इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। मूंगफली में होलो हार्ट रोग, मूंगफली में होलो हार्ट रोग। एक चीज का ध्यान रखना, मूंगफली में अपन ने कौन सा रोग पढ़ा था? पॉपिंग रोग, जो किसकी कमी से हो रहा था? कैल्शियम की कमी से। और मूंगफली में होलो हार्ट रोग की बात आ जाए, मूंगफली में होलो हार्ट रोग तो बोरोन की कमी से। इसके अलावा फूल गोभी में होलो स्टेम रोग, फूल गोभी में होलो स्टेम रोग। एक है अपने आलू में होलो हार्ट रोग। चुकंदर में अंतःविगलन रोग। इसके अलावा अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग। अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग। ठीक है, ये भी अंगूर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विकार है, अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग। इसके अलावा फूल गोभी में होलो स्टेम और आलू में होलो हार्ट रोग, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं जब नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में अपन ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन की अधिकता से कौन से रोग हो रहे थे, तो वो कौन से हैं? फूल गोभी में होलो स्टेम रोग और आलू में होलो हार्ट रोग। ये दोनों रोग नाइट्रोजन की अधिकता से और बोरोन की कमी से हो रहा, ध्यान रखना। और फूल गोभी में होलो स्टेम और आलू में होलो हार्ट नाइट्रोजन की अधिकता से भी हो रहा है,
नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में होलो स्टेम रोग, आलू में होलो हार्ट रोग और मूंगफली में होलो हार्ट रोग की बात आए तो वो बोरोन की कमी से होगा। मूंगफली की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना वो किसकी कमी से है? सल्फर की कमी से। और मूंगफली में अपनी बात आ जाए होलो हार्ट की, वो बोरोन की कमी से। और मूंगफली में पॉपिंग रोग की बात आ जाए तो पॉपिंग रोग का कारण क्या है? कैल्शियम। ठीक है, ये कमी से होने वाले रोग हो गए अपने। मूंगफली में होलो हार्ट रोग, फूल गोभी में होलो स्टेम रोग, आलू में होलो हार्ट रोग, चुकंदर में अंतर विगलन रोग, अंगूर में हैंड एंड सिकल रोग। अच्छा, हार्ट और स्टेम की बात आ रही है, होलो हार्ट तो एक व्हाइट हार्ट बीमारी होती है। हाँ, ये भी व्हाइट हेड, ये किसमें हो रहा है? तरबूज में व्हाइट हेड रोग, ये भी किसकी कमी से हो रहा है? बोरोन की कमी से। ध्यान रखना, हार्ट से रिलेटेड अपन जो भी सवाल कर रहे हैं उसमें होलो हार्ट, होलो स्टेम और होलो हार्ट किसमें? आलू और मूंगफली दोनों में पड़ते हैं। इसके अलावा तरबूज में व्हाइट हार्ट रोग बोरोन की कमी से। ठीक है, व्हाइट हेड रोग। और एक अपन बात करें, इसको एडिशनल लिख लो, आलू में ब्लैक हेड रोग, आलू में ब्लैक हेड रोग तो ये किसकी कमी से हो रहा है? आलू में ब्लैक हेड रोग O2 की कमी के कारण, O2 की कमी के कारण भंडारण के समय हो रहा ब्लैक हेड रोग। ठीक है, ये अपने कंप्लीट हो चुका है बोरोन की अपन कार्यों की चर्चा कर चुके हैं, बोरोन की कमी के लक्षण और बोरोन से होने वाले रोगों के बारे में, बोरोन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में ध्यान रखना इनके बारे में। बोरोन की कमी से जो भी रोग हो रहे हैं सारों को अच्छे से गोद लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कमी से होने वाले रोगों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो वो या तो कैल्शियम की कमी से या बोरोन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में या फिर जिंक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके विकार है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपने आज कंप्लीट होता है आज की क्लास। अब फिर मिलते हैं पोषक तत्वों से आगे और ज्यादा डीपली पढ़ते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।